नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत बढ़िया चैप्टर आपका शुरू करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में और बड़ी ख़ास बात है इसकी कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी ये सब्जेक्ट आता है। और ये चैप्टर है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू में जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में सबसे पहले पकड़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है बच्चों को इसमें, क्योंकि इसकी थ्योरी है प्लस इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। इसके अंदर आप ये मानकर चलो कि 40 से ऊपर इसके अंदर फार्मूलाज हैं। तो आपको मैं ये भी समझाऊंगा वो फार्मूलाज कैसे बने हैं। 3 टेक्निक आपको मैं समझाऊंगा जिससे आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आखिर होती क्या है और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट से किस तरह से ये अलग है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं भाई आखिर के स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है। इसको ब्राउन एंड हार्वर्ड ने डिफाइन किया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, यानी इसको पहले से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। विच डिटरमाइंस व्हाट ईच प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। तो यानी कि ये वो लागत है जिस लागत को आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है, ये 3 शब्द। ये वो लागत है जो आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। ये जो चाहिए है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप सपोज़ एक पेन बनाना जा रहे हैं और पेन को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट है उन सारी कॉस्ट को आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, प्रीवियस जो था वो भी और अब मार्केट में जो भी चल रहा है, और उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कहता है कि भाई इसकी जितनी भी कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट को बनाने में 5 रुपये से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यानी इसकी कॉस्ट 5 रुपये होनी चाहिए। दिस इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, अब जो सीमा लंदन है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो एलिट इंस्टीट्यूट है कॉस्टिंग के लिए हमारा ICAI, तो ऐसे ही जो लंदन का है वो सीमा है। वो क्या कहता है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। चलो ये तो पुरानी बात हो गई। ऑन बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स यानी कि अंदाज़ा, यानी पहले से ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियस है सारी चीज़ें जो होंगी अंदाजे के ऊपर होंगी। अब इसमें क्या क्या करा है, लेबर, ठीक है जी, आपके एस्टिमेट्स फॉर लेबर्स, ओवरहेड्स और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ये यहाँ पर आपका होना चाहिए मटेरियल, आपके मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितने भी खर्चे हैं। सिलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ वर्किंग कंडीशन। यानी कि यहाँ पर भी मैनेजमेंट ने क्या करा कि अंदाज़ा लगाया, टेक्निकली उन्होंने अंदाज़ा लगाया सारी चीज़ों को देखते हुए। वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर भी देखी गई थी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बताया कि इन सर्कमस्टांसेस में, अगर इन सारी संभावनाओं में, इन सारे जो भी माहौल है उसके अंदर अगर हम बनाएंगे तो जो कॉस्ट है वो इतनी आनी चाहिए। तो कुल मिला के दोनों ने सेम बात बोली। अब देखते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। भाई ये भी पहले जैसी बात हो गई। विच आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड इज़ ऑफन नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली डिटरमाइंड। अब आप क्या करो, देखिए दोनों कॉस्ट हमने पहले से ही डिटरमाइन करी है। ये भी प्री डिटरमाइंड है पहले से और ये भी प्री डिटरमाइंड है पहले से ही। तो क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो है ये हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड है
और ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं की गई है। यानी जितनी मेहनत, वैज्ञानिक रूप से जितनी मेहनत इसके अंदर की गई थी उतनी मेहनत इसके अंदर नहीं की गई है। जिसको अगर हम मैं एक लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, भाई जैसे आप किसी पूछो बताओ जी इसको बनाने में खर्चा कितना आएगा, तो वो कहेगा जी मैं देखिए बता नहीं सकता अभी कि अभी क्या खर्चा आएगा। तो आप क्या कहते हो, अच्छा चलो ठीक है एक आइडिया तो दे दो, एक मोटा माटी कॉस्ट तो बता दो कितने की आएगी। तो वो आपको कह देता है जी ठीक है मोटा माटी जो कॉस्ट आएगी 5-6 रुपये की आएगी। तो ये आपका हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अगर आप इसको नंबर देना चाहो तो नंबर 1 पर आपकी आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट और नंबर 2 पर आपकी आएगी एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब इसके अंदर जो बहुत डिटेल्ड डिफरेंस है वो अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, हमारी ना एडुट्रिक्स की एप्लीकेशन भी है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो और इसके अंदर अगर आप स्टडी मटेरियल में जाओगे वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, और आप स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट के अंदर पेड मटेरियल मिल जाएगा, जहाँ पर चैप्टर वाइज भी है, फुल कोर्स भी है। यहाँ पर PDF, वीडियो, प्रैक्टिकल की, थ्योरी की, सब कुछ आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से मिल जाएगा। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहला देखते हैं एम्फेसिस, यानी कि ध्यान किस पर दिया जाता है ज़्यादा। देखिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये किस पर ध्यान देती है, एम्फेसाइजेज एज व्हाट द कॉस्ट शुड बी, जो मैंने ऊपर भी आपको कहा कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, ये बताता है आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कितनी कॉस्ट होगी अगर आप इस माहौल में इस मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस के साथ अगर आप ये चीज़ बनाओगे तो इसकी इतनी कॉस्ट होगी। डिटर्मिनेशन, यानी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए दीज आर प्लान्ड कॉस्ट, ये प्लान्ड कॉस्ट है विच आर डिटरमाइंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत माहिर हैं अपने इस काम में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वो करते हैं आफ्टर कंसीडरिंग लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। ये देखते हुए कि एफिशिएंसी, योग्यता क्या है आपके बनाने की, और आप कितना बनाओगे, आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कितना बनाओगे, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेट करते हैं कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो यानी बहुत डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर कर रखी है, एक्सपर्ट्स इसे बना रहे हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन क्या, हिस्टोरिकल डाटा, जो पहले कॉस्ट आई थी उसको ध्यान में रखते हैं ये एज द बेसिस एंड एडजस्टिंग इट टू द फ्यूचर ट्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट का डाटा देख लेंगे और फिर अब ये देख लेंगे कि भाई फ्यूचर के अंदर आपको और क्या कॉस्ट आ सकती है पास्ट को देखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट के हिसाब से आइडिया लगेगा कि आगे फ्यूचर में कितने प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो हो गया, ये हो गया कि आप उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यूज़ यानी कि इसका उपयोग क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। योग्यता, कितने कुशल हैं आप, आपकी कुशलता, कितने ज़्यादा कुशल है, कितना अच्छे से काम करते हैं इस चीज़ के लिए। कैसे, मान लो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करी थी, भाई 5 रुपये की कॉस्ट आएगी, और फिर जो आपने असल में काम करा और वो एक्चुअल कॉस्ट आ गई आपकी 5 रुपये की, कहेंगे भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने काम किया, जितनी कॉस्ट सोची थी उतनी असल में आई। अगर मान लो कॉस्ट आ गई 4 रुपये, तो कहेंगे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, जितनी कॉस्ट हमने सोची थी आपने तो उससे भी कम में बना दिया। जैसे मेट्रो के बारे में कहा जाता है कि जितना समय सोचा था उससे कम समय में मेट्रो बन के तैयार हो जाती है। किस लिए इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, कितने कुशल हैं इसको बनाने वाले, कि निर्धारित समय से पहले ही बना देते हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे, भाई आप बहुत कुशल है। अच्छा, अगर मान लो अब ये जो कॉस्ट आ गई, ये कॉस्ट आ गई 6 रुपये की, अब कहेंगे भाई बेकार आदमी हो तुमसे हमने कहा था 5 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम हमें पेन बना कर दे रहे हो 6 रुपये के अंदर, तो नहीं, दोबारा काम करके लाओ, तुमने सही काम नहीं किया। इट कैन नॉट बी यूज एज अ डिवाइस टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। इसे आप योग्यता, कुशलता नापने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इट ओनली डिटरमाइंस एक्सपेक्टेड कॉस्ट, बस ये बताता है आपको कि भाई आपकी
इतनी कॉस्ट हो सकती है या इतनी कॉस्ट होगी, बस ये इतना ही बताता है। आप इसको एक पैरामीटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है भाई, ठीक है, उद्देश्य, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व्स द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जो जिसके इर्द गिर्द पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग घूमता है। पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही काम है, कॉस्ट को कंट्रोल करना बिना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है जी। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी भाई 5 रुपये की आनी चाहिए, तो जब एक्चुअल में काम करा तो वो कॉस्ट आ गई 5 रुपये 50 पैसे। तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से और दोबारा कुछ और नई टेक्निक, नया मटेरियल, कुछ और नई कुछ इस्तेमाल करके देखते हैं, कम आ सकती है। अगली बार आई 5 रुपये, भाई चलो ठीक है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद कॉस्ट आई 4 रुपये 50 पैसे। तो देखिए कॉस्ट कम होती जा रही है, तो कॉस्ट को हम कंट्रोल करते जा रहे हैं धीरे धीरे। या फिर आप कह लो भाई हमने 5 रुपये की कॉस्ट सोची और 5 रुपये की कॉस्ट में हमारा बन गया, यानी हमने कॉस्ट को कंट्रोल कर रखा है और हम इसको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल डू नॉट सर्व द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इसका कॉस्ट कंट्रोल से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो सिर्फ ये बताता है भाई आप अगर ऐसे ऐसे ये चीज़ बनाओगे तो आपकी कॉस्ट इतनी आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस कॉस्ट को अचीव करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो अगर बोल दिया आपको कि 5 रुपये की आपकी वो चीज़ बननी चाहिए, तो आपको ये 5 रुपये की कॉस्ट अचीव करनी है। आपको वो कॉस्ट कैसे भी करके 5 रुपये के अंदर बनानी है, ये मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। लेकिन ये है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये है हमारा एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। लेकिन यहाँ पर तो ये कहता है भाई इतनी होगी, ठीक है, आप ऐसे बनाओगे ये तो ये चीज़ इतने की बनेगी, और इससे आगे पीछे इसका कोई मतलब नहीं है। पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये हिस्सा है, कैसे है, क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। भाई ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा है, फिर ये किसका हिस्सा है? These आर स्टैटिस्टिकल इन नेचर, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये सिर्फ स्टैट्स है, ये सिर्फ सांख्यिकी है, ये सिर्फ डाटा है और कुछ नहीं है। मे नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये किसी अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। जैसे आप नॉर्मली किसी भी, आप छोड़ दो आप कॉस्ट अकाउंटिंग को, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम भी नहीं सुना, आप बस वैसे ही बिज़नेस करो और आप सोचो कि भाई मैं ये फला चीज़ बना रहा हूँ, ये चीज़ बनाने में मुझे कितने पैसे लगेंगे। आप क्या करोगे? सिंपली जो आपका खर्चा आ रहा है सारा जोड़ दोगे, वो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं है। तो एस्टिमेटेड जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है किसी तरह की अकाउंटिंग के साथ। टेक्निक, भाई तकनीक क्या है ये? इट इज़ अ टेक्निक डेवलप्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनेजमेंट एंड अकेडमिशियंस। भाई जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर्स वाली कैटेगरी है, वो लोग, जो अकेडमिशियंस हैं, जो पढ़ाते हैं, जैसे हम जैसे हो गए प्रोफेसर, ये लोग, ये इनके द्वारा बनाई गई एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक तकनीक है जिससे कॉस्ट कंट्रोल की जाती है। जस्ट एन एस्टिमेट एंड नॉट अ टेक्निक, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ये कोई टेक्निक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी या आप कॉस्ट कम करने की तरफ चल पड़ोगे या कुछ ऐसा आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्कोप, भाई इसका स्कोप कितना है, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल होती है, क्या होता है? यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ इन ऑपरेशन, जहाँ पर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अपना ये एक पूरा चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिला के बात सिर्फ इतनी ही होती है ये, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 5 रुपये आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आई आपकी 6 रुपये, तो 1 रुपये का क्या आ गया? वेरिएंस, 1 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि 1 रुपये का डिफरेंस जो आया है, फालतू कॉस्ट आ रही है 1 रुपये की, ये क्यों आ रही है? फिर आप उन कारणों का पता लगाएंगे, फिर उन कारणों को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो 5 रुपये पर ही आ जाए। ये है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
अब इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट। वही ये कह रहा है कि जहाँ पर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर अप्लाई करेंगे वहीं पर ही आपको इस्तेमाल करनी होगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखिए अब इट मे बी यूज्ड इन एनी कंसर्न ऑपरेटिंग ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम। अब कोई सा भी बिजनेस हो सकता है, कोई सा भी काम हो सकता है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पहले इसकी कॉस्ट कितनी आती थी और अब अगर हम इसको 1-2 महीने के अंदर बनाते हैं तो आगे ये कॉस्ट कितनी आएगी। ये चीज़ आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो है आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस था, मैंने आपको समझाया। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई बात है, सजेशन दीजिए आप क्या चेंजेस चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है। जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए, इसी तरह से जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।